तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टैटिक्स का, जो बीए बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में आता है। इसका फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही बेसिक है, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस है, बीएससी वालों के लिए तो बहुत इजी हैं, तो ये अपने आप ही पढ़ लीजिएगा। बीए वालों को भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, बेसिक है काफ़ी। हम फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे फोर्सेस लगेंगे, तो बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। फोर्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जो टू और मोर फोर्सेस एक ही रिजिड बॉडी पे लग रहे हों, उन सबको मिला के जो फोर्स बनता है, जो सिंगल फोर्स होता है, वो उसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो नेट इफेक्ट होता है उन सभी फोर्सेस को मिला के, ठीक है। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, देन द सिंगल फोर्स, इफ इट एग्जिस्ट, whose effect on the body is same as the combined effect of all given forces is called resultant of all others, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इफ एग्जिस्ट क्यों बोला? हो सकता है दो फोर्स एक बॉडी पे, यहाँ पर पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा हो, एक इस डायरेक्शन में लग रहा हो, एक इस डायरेक्शन में लग रहा हो, F1 F2। अब हो सकता है F1 F2 के इक्वल हो, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो इफ़ एग्जिस्ट मतलब हो सकता है यहाँ पे F3 हो, तो ये थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स जो है वो ज़रूर लगेगा। आगे चलते हैं। द गिवन फोर्सेज आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स। ये हमें पता है जो गिवन फोर्सेज हैं वो कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिजल्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं? हमें रिजल्टेंट फोर्स दिया होता है और हमें एंगल दिया होता है कि हमें इस एंगल पे रिजॉल्व करने हैं फोर्सेस, ठीक है। तो उससे हम कंपोनेंट्स निकालते हैं। आगे है फ्रॉम अबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट इफ एन on a body acted upon by two or more forces, a force equal and opposite to the resultant is applied, it will neutralize the effect of the resultant force and the whole system will be in equilibrium। इन्होंने बोला है अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स किसी का इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम उस पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे है conversely, if a set of forces acting on a body be in equilibrium, each force will be equal and opposite to the resultant of all others। मतलब अगर किसी सिस्टम में हमें दे रखे कि ये पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पता होगा कि जो हर फोर्स का रिजल्टेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है अदर फोर्सेस का, ठीक है। ये हम एग्जांपल्स में ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। इफ ऑल फोर्सेज ऑफ अ सिस्टम डू नॉट एक्ट एट अ सेम पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल दैट देयर मे बी अ सिंगल फोर्स विच विल बैलेंस द सिस्टम, और वही सिंगल फोर्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। आगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमें कहता है कि अगर हम दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम के दो साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर हम इसे एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू मिलेगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा आप, यही लिखे इसमें। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें खास, आप पढ़ लीजिएगा। Uniqueness of resultant, since one and only parallelogram can be constructed with two given adjacent sides, hence जो resultant होगा वो भी सिंगल ही होगा। क्योंकि हमें पता है अगर मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो अगर हमें कहें कि ये इसका रिजल्टेंट निकालो, हम सबसे पहले इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, क्योंकि ये इसका डायगोनल है पैरेललोग्राम का। तो अब मैं सिर्फ यही पैरेललोग्राम बना सकती हूँ और कोई पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो अगर पैरेललोग्राम यूनिक है तो उसका डायगोनल भी यूनिक होगा, उसका डायगोनल भी यूनिक है मतलब रिजल्टेंट भी यूनिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन फोर्स। गिवन फोर्स के कंपोनेंट्स कौन से होंगे? अगर मान लीजिए ये मैंने आर दिया है तो इसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे? क्यू एंड पी एट एन एंगल थीटा, ठीक है। आगे रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो अगर हमें दो गिवन फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये डेरिवेशन है। देखिए यहाँ पे लेट किया हमने कि पी और क्यू टू फोर्सेस हैं। अगर पी और क्यू टू फोर्सेस हैं तो इससे हम एक्सटेंड करके सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसका डायगोनल आर हमें फोर्स मिल जाएगा, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट, ठीक है। आर हमने लेट किया कि ये थीटा एंगल बनाता है पी से, और पी और क्यू टू फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है? अल्फा है। तो हमने इसे एक्सटेंड करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये वाला और ये वाला। तो इसके थ्रू हम डेरिवेशन करेंगे थोड़े से रिजल्ट्स लेने के लिए।
मतलब इनके रिलेशंस, जैसे आर में रिलेशन आ गया यहाँ पे पी क्यू एंड आर में, एंड कोस अल्फा में यहाँ पे एंगल आ गया। सबसे पहले हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन हमें पता है कि थीटा से निकलेगी क्योंकि एंगल क्या है, थीटा। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी से, ठीक है। एट परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए ये हो जाएगी। इसको प्रोड्यूस किया है डी तक, ठीक है। प्रोड्यूस इफ नेसेसरी इन्होंने लिखा हुआ है। अब इफ नेसेसरी क्यों लिखा, देखो यहाँ पर तो नेसेसरी थी बट यहाँ पर प्रोड्यूस करने की नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली डाल सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंस ए सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ओ बी, ए सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ओ बी, तो ये भी क्यू हो जाएगा। इट विल रिप्रेजेंट द फोर्स क्यू। नाउ ए ओ बी इज अल्फा, ठीक है। हैंड सी ए डी भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो पैरेलल ऐसे है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो फिगर फर्स्ट का ही समझा देती हूँ मैं, फिगर सेकंड का भी सिमिलर है, हो जाएगा। ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। अब ओ ए तो सिंपल लिख देंगे, ओ ए पी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओ डी क्या होएगा, ए डी को हम क्यू एंड साइन अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस अल्फा की फॉर्म में। कोस अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमें ए डी की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस हमें पता है क्यू है, तो यहाँ से पी को क्यू कोस अल्फा हो जाएगा, और पी हमने ओ ए को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे हम सी डी की वैल्यू निकालते हैं। हमने ये ना बेस की वैल्यू निकाल दी है। अब सी डी मतलब परपेंडिकुलर की, ओ सी डी ट्राइंगल की हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी की वैल्यू हम यहीं इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर सी डी बाय क्यू, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्यू साइन अल्फा आ जाएगी। तो अब हमें फिगर टू में भी सिमिलर निकाल लेना। नाउ इन बोथ फिगर्स आर, हमें आप पता है आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ डी और सी डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पुट करके हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ आ गया स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे, इसी ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पता है, बेस की भी वैल्यू पता है, सी डी और ओ डी की। तो सी डी ओवर ओ डी हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा क्यू साइन अल्फा बाय पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी। आगे नाउ गिव्स टू वैल्यू ऑफ थीटा लाइन बिटवीन, ठीक है। ये देखिए आप, टेंजेंट थीटा से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी विच लाई बिटवीन 0 and पाई। द रिक्वायर्ड वैल्यू इज दैट विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। जो साइन थीटा इज इक्वल टू जिसको भी सेटिस्फाई करे एंड कोस थीटा इज इक्वल टू जिसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। हमें वो वैल्यू लेनी है। अगर टेंजेंट थीटा से मान लीजिए कोई भी वैल्यू आती है, तो हम पहले एनालाइज करेंगे उसे कि वो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यूज़ को, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करे। ये ना हो कि कोई एक में माइनस आ रहा है या वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये थोड़े बेसिक्स हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर π/2 हो, मतलब दोनों 90 डिग्री पे हों, तो टेंजेंट थीटा की q/p आ जाएगी, एंड आर की वैल्यू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगी। ज्योमेट्रिकली ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम विल बिकम रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पी और क्यू ही इक्वल आ जाए तो ये सब आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम रिजल्ट हमें कब मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, कोस अल्फ़ा ही चेंज होगा। तो कोस अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। किस पे होती है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम रिजल्ट हो जाएगा। मिनिमम रिजल्ट कब होगा, जब कोस अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी। कोस अल्फ़ा की -1 भी हो सकती है। कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है ना, कोस की वैल्यू 1 से -1 तक जाती है, ठीक है। तो -1 किस पे होगी, पाई पे, 180 पे। तो 180 पे वैल्यू पुट करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा p माइनस क्यू का। अब ये डिपेंड करता है कि p बड़ा है या q बड़ा है, ठीक है। आगे हम चलेंगे, ये हमें समझ में आ गया मैक्सिमम मिनिमम किस पे होता है, ठीक है। तो इस पे ये मिनिमम रिजल्ट आ जाएगा। आगे ले लेते, अगर हम p को ग्रेटर ले लें q से, ठीक है, तो p प्लस क्यू कोस अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन दिस, इक्वली प्लस किया हमने तो इक्वल होगा। नाउ क्यू साइन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0, तो डिवाइड करेंगे तो भी दिस साइड विल बी ग्रेटर देन दिस। आगे इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया,
cot theta is greater than this, cot theta is greater than cot alpha by 2, which is cot theta is greater than alpha by 2, और वी कैन राइट दैट, इसको हमने 1 बाय कर लिया ना तो साइन चेंज हो गया, ठीक है. टेंजेंट थीटा इज लेस देन टेंजेंट अल्फा बाय 2, हैंस थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2. तो इससे हमें क्या पता चला, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेज ऑलवेज इंक्लाइंस मोर टुवार्ड्स द ग्रेटर फोर्स. मतलब जो भी बड़ा होगा फोर्स उसकी तरफ रिजल्टेंट ज़्यादा इंक्लाइन करेगा. मतलब ये ले लीजिए, इस केस में हमने क्या लिया था कि P ग्रेटर है Q से, ठीक है. तो ये है मानो P, ये Q है, ठीक है. P हमने ले लिया ग्रेटर देन Q, तो R जो है वो P की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन करेगा, ठीक है. यहाँ पर हम यही लेके चले थे ना, P इज़ ग्रेटर देन Q. आगे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देख लीजिए. फर्स्ट है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and 15 विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री. एंगल दे दिया, पी क्यू की वैल्यू दे दी, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है. और डायरेक्शन निकालनी है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है. सेम फार्मूला लगेंगे, ये दो फार्मूला लगेंगे, इससे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है. एट वट एंगल मस्ट वी फोर्स दिस एंड दिस इंक्लाइन इन ऑर्डर टू गेट रिजल्टेंट दिस. रिजल्टेंट दे दिया, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू सिंपल निकल जाएगी. आगे है एट व्हाट एंगल फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड पी क्यू, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू मस्ट बी एट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस. इसमें भी सिंपल है, मैग्नीट्यूड हमें दे दिए फोर्सेस के, ठीक है, और रिजल्टेंट दे दिया, अल्फा की वैल्यू निकालनी है. दोनों को पुट कर देंगे, तीनों की वैल्यूज कटा के अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, ठीक है. ये भी सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन पे छोड़ रही हूँ, आप खुद कर लीजिएगा. फोर्थ एग्जाम्पल है आर एंड एस are the magnitudes of resultant of two forces of magnitudes P and Q acting at a point when the angle between the forces is 60 degree and 120 degree respectively. Show that this statement is true, ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एंगल दे दिया इन्होंने और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दी, हमें बस ये प्रूफ करना है, ठीक है. तो दो इक्वेशंस बन जाएंगे इस केस में. सबसे पहले एंगल 60 डिग्री है तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, एंगल 120 डिग्री है तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी. हमें सम करना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का, तो दोनों इक्वेशंस को सम करके ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है. आगे है फिफ्थ एग्जाम्पल, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस व्हेन दे एक्ट एट पाई बाई 2 माइनस थीटा रिजल्टेंट एट दिस, शो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस. ये भी सिंपल है, स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा अलग लग रहा होगा, ठीक है. इसमें क्या है, रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है, एंगल दे दिया थीटा, तो फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे हम. फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यूज पुट की, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, थीटा पहले वाला एंगल है, तो इससे हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है. अब रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया, और एंगल क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा. बाकी फोर्सेस पी क्यू सेम है, तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे हम, ये वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तभी हमें टेंजेंट थीटा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में कोस थीटा है, सेकंड में साइन थीटा है. तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा दिस साइड, दिस विल कैंसिल ईच अदर एंड हियर वी गेट m minus 1 by m plus 1, हैंस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है. इजी था. सिक्स क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सेम है, कर लेना. इसमें थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 5/59 आएगी. ये सिंपल है, सेम ही है. देखो क्या करना है, इसमें भी थीटा दे रखे एंगल और रिजल्टेंट क्या दे रखे आर, व्हेन द एक्ट एन एंगल दिस, ठीक है. ये जो एंगल है ना ये अल्फा है, ठीक है, फोर्सेस के बीच का एंगल है. ये थीटा जो है ये रिजल्टेंट और ग्रेटर फोर्स के बीच का एंगल है, ठीक है. देयर रिजल्टेंट इज r by 2 एंड देयर रिजल्टेंट इज दिस व्हेन दे एक्ट एट दिस एंगल, ठीक है. ये भी सिमिलर है टू फिफ्थ क्वेश्चन. आगे है सेवन क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज आर, इफ द वन ऑफ द फोर्सेज इज रिवर्स्ड द रिजल्टेंट इज आर डैश. इसमें भी सिंपल है, दो इक्वेशन बन जाएंगी. पहले में ये सिंपल वाली, सेकंड में इन्होंने बोल दिया कि कोई भी एक फोर्स को रिवर्स कर दो. रिवर्स में हमें रेसिप्रोकल नहीं करना, रिवर्स में हमें साइन चेंज करना है, तो इन्होंने क्यू का साइन चेंज कर दिया माइनस क्यू करके. सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को प्लस कर दिया, ये इक्वेशन आ गई. सिमिलर था पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एक, ठीक है. आगे है एट्थ एग्जाम्पल, टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्टिंग अलोंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव अ रिजल्टेंट आर, इफ द फोर्सेज क्यू इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन एंड चेंज इनटू दिस इन मैग्नीट्यूड, शो दैट रिजल्टेंट इज स्टिल ऑफ मैग्नीट्यूड आर. हमें मतलब पहले फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी सिंपल आ गई, सेकेंड इक्वेशन में हमें इन्होंने बोला है कि क्यू को रिवर्स कर दो और ये शो करो कि मैग्नीट्यूड फिर भी आर रहेगा रिजल्टेंट का, एंड चेंज इनटू दिस इन मैग्नीट्यूड
देखो लेट आर डैश इज द आर डैश हम लेट कर लेंगे, न्यू रिजल्टेंट है। व्हेन क्यू इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन में हमने क्यू को रिवर्स कर दिया और मैग्नीट्यूड इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा डायरेक्शन के कारण, मैग्नीट्यूड हमें जो गिवन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व किया हमने, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर। हैंस आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे करते हैं, 9th एग्जाम्पल है। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम्पल्स ही हों, क्योंकि ये बुक जो है वो सॉल्व है, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 9th क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच इक्वल टू पी इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा इज ऑफ मैग्नीट्यूड आर एंड रिजल्टेंट ऑफ पी एंड दिस एक्टिंग एट राइट एंगल्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले तो हमें दो फोर्सेस का रिजल्टेंट दे रखा है पी जो एक्ट कर रहे हैं अल्फा पे, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड में है आर। सिंस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच इक्वल टू पी, दो जो फोर्सेज हैं वो पी हैं, मतलब क्यू की वैल्यू पे पी दे रखी है इन्होंने, एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, तो आर की वैल्यू 2p कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगी। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू वहाँ से आई जहाँ पे हमने p इज इक्वल टू क्यू रख दिया था, या आप भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने आर और p और अल्फा में रिलेशन निकाले। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, and the resultant of p and 1/3 r acting at 90 डिग्री इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, तो इससे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। हमें पता है 90 डिग्री पे हो रहा हो तो कैसे करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/3 इंटू आर, ठीक है, और दूसरा एंगल 1/3 इंटू आर और पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा पी और आर में, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। आगे 10th एग्जाम्पल पे चलते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी क्यू एक्टिंग एट एन सर्टेन एंगल इज एक्स and that of p r acting at same angle is also x. The resultant of q and r again acting at same angle is y. Prove that this is equal to this. अब इन्होंने क्या also prove that if p plus q plus r is equal to 0 then x will be equal to y. अब इन्होंने क्या इक्वेशंस दे दी हमें, तीन इक्वेशंस बन जाएंगे इसमें। सबसे पहला रिजल्टेंट पी क्यू का क्या है, x है, तो ये सिंपल इक्वेशन, पी आर का भी x है, ठीक है, और क्यू आर का y है। तो हमें निकालना क्या है, हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशंस चाहिए, तो या तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमें सिंपली मिल जाएगा, देखो तीनों इक्वेशंस में ये सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर सिमिलर इक्वेशंस को मतलब जिसमें x रिजल्टेंट है LHS में उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करके हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोस अल्फ़ा की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आता है, सॉल्व करके देखिए, p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर। तो अब फर्स्ट चीज़ तो प्रूफ हो गई, ठीक है। फर्स्ट हमने ये भी प्रूफ करना था p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक है। आगे अगर हम कोस अल्फ़ा को थर्ड इक्वेशन में प्रूफ पुट करें तो थर्ड इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू ये आ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो गिवन, हैंस प्रूव्ड, दिस वैल्यू इज ऑल्सो प्रूव्ड, दिस वैल्यू इज ऑल्सो प्रूव्ड, ठीक है। दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी, हमें टोटल तीन चीज़ें प्रूफ करनी थी। प्रूव दैट p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर हम इसमें p प्लस क्यू प्लस आर को ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा q प्लस आर इज इक्वल टू माइनस पी, वो अगर हम इस पर पुट करते हैं माइनस पी, ठीक है, तो इसमें माइनस पी पुट करते हैं। फोर्थ इक्वेशन का है हमारी, इस फोर्थ इक्वेशन में भी यहाँ पे माइनस पी पुट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, पी से पी कैंसिल, 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री, ठीक है। बाकी हमें तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लो, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, इसको हम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें फिर उन्हें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू, इसको कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। जब इसे कॉमन लेंगे हम तो बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर तो हमारे पास 0 दे रखा है, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आ जाएगा, विच मीन्स x इज इक्वल टू वाई, हैंस प्रूव्ड व्हेन p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन एक्स वाई आर इक्वल, ठीक है। 11th क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लीजिएगा। 12th क्वेश्चन भी सिंपल है। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 kg हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 50 kg, ठीक है।
मतलब 50 केजीज का रिजल्टेंट पे 50 केजी आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है रिजल्टेंट। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच ईच 50 केजी आर फोर्सेज मस्ट एक्ट, ठीक है। इज देयर मोर देन वन सोल्यूशन, हमें बस एंगल्स निकालना है इन दोनों के बीच के। सबसे पहले इन्होंने हमें बोल दिया कि रिजल्टेंट 50 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, सिंपली ये लेके चलते हैं, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एंगल अल्फा, ठीक है। अब जब हमें P इज इक्वल टू क्यू देते थे तब हमारा फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू 2P कोस अल्फा बाई 2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि दो 50 डिग्रीज जो हैं उनके दो 50 केजीज के फोर्सेज हैं, मतलब P और P के बीच में 120 डिग्री का एंगल 60-60 में डिवाइड होंगे, क्योंकि इक्वल एंगल ही होगा तभी कंपोनेंट्स इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे थे, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई थी। तो इसमें हमने एंगल 120 निकाल लिया था, 60-60 एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। और हमें पता है ये रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री पे है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो इन दोनों के एंगल मतलब P और हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हैंस आंसर इज यूनिक। ये आप कर लोगे बी पार्ट। 14 क्वेश्चन में है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट हमें दे रखे 8 and 2। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट सम होता था कंपोनेंट्स का और लीस्ट सब्ट्रैक्ट होता था। इससे हम PQ की वैल्यू निकालेंगे। हमें एंगल दे रखे 60 डिग्री, रिजल्टेंट सिंपली आ जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट लीस्ट रिजल्टेंट दे रखे P and Q और एंगल दे रखे थीटा, रिजल्टेंट हमें निकालना है और जो कि प्रूफ करना है एक टाइप से। तो हम कंपोनेंट्स कुछ भी लेट कर लेंगे, RS यहाँ पे T लेट कर लीजिएगा क्योंकि R फिर आप रिजल्टेंट से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें R इज़ ग्रेटर देन S बताना है। PQ की वैल्यू ये है, तो यहाँ से R और S की वैल्यू PQ के फॉर्म में आ जाएगी, P + Q by 2 एंड S की वैल्यू क्या आ जाएगी P - Q by 2, ठीक है। तो यहाँ से R डैश को हमने सिंपल रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिससे हमारे पास R डैश की वैल्यू ये आ गई, विच इज़ द आंसर, हैंस प्रूफ लिख देना, ठीक है। 16th क्वेश्चन में अब क्या है, इफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P and Q इज n टाइम्स द लीस्ट, शो दैट द एंगल बिटवीन दैम इज half of their sum which is this, ठीक है। when their resultant is half their sum is this। सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट लेट करेंगे और लीस्ट रिजल्टेंट लेट करेंगे। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो n टाइम्स है लीस्ट रिजल्टेंट का, ठीक है। मतलब P + Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ P - Q। यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे n + 1 by n - 1 into Q, ठीक है। अब रिजल्टेंट हमने लेट कर लिया R है। रिजल्टेंट इन्होंने क्या बोला है, व्हेन रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम, हाफ ऑफ देयर सम मतलब P + Q by 2। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे P की वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करके R इज इक्वल टू n by n - 1 into Q हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो यहाँ से इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। R की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू हमने Q के फॉर्म में रख रखी है और Q की वैल्यू तो एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे भी P की वैल्यू Q के फॉर्म में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करते करते Q² कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व वगैरह आप खुद कर लीजिएगा। आगे है 17th क्वेश्चन, इसमें है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज P and Q इज R if Q is doubled and R is doubled, if Q is reversed R is again double, show that this is equal to this। इन्होंने क्या बोला, अगर P और Q का रिजल्टेंट R है तो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल बन गई, Q डबल कर दिया तो R डबल हो गया, Q को डबल करो हर जगह, R भी डबल हो जाएगा। Q रिवर्स कर दिया मतलब माइनस कर दिया तो R फिर भी डबल होएगा, Q माइनस कर दिया R फिर भी डबल हो गया। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, 1 2 3। यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में से ऐड करके उन दोनों को एक इक्वेशन निकाल सकते हैं P² Q² R² के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड, बेसिकली हमने करना क्या है, हमें कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, मतलब कोस अल्फ़ा हमें कैंसिल हो जाए, कुछ इस टाइप का करना है। तो हमने कोस अल्फ़ा को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमें इक्वेशन जो है वो P² Q² R² के फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से हम नॉर्मल वो फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 3 1 2 वाला, ठीक है। 2 3 1 2 मतलब P² बाय B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू B नहीं सॉरी Y X Y Z, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। X इज इक्वल टू B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू Y बाय A1 A2 इज इक्वल टू 1 बाय B1 B2, ठीक है। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दिया इन्होंने,
यहाँ पर एक्स वाई और 1 की जगह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो रेशियो इसकी क्या आ जाएगी 2 3 एंड 2, ठीक है 2:3:2। ये भी सिमिलर है, कर लेना आप। 19th क्वेश्चन में क्या है, the resultant of forces P of 4 kg and an unknown force X is known to be perpendicular to P. If P is replaced by a force of 7 kg in the same line of action, the resultant would be inclined at 45 degree to the force at 7 and find the magnitude in kg of the unknown force X and its direction। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हमारे पास P और X दो फोर्स दे रखे हैं। P की वैल्यू हमें दे रखी है 4 kg, X की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर P को हम 7 kg से रिप्लेस कर दें, सेम लाइन ऑफ एक्शन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया है, ठीक है। रिजल्टेंट जो है वो फिर 45 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा P की तरफ, मतलब उन दोनों का एंगल दे दिया हमें, थीटा की वैल्यू दे दी सिंपली। हैंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड इट्स डायरेक्शन, मतलब अल्फा और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। पी की वैल्यू, फर्स्ट पी की वैल्यू क्या दी 4, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ ना, ठीक है। एज आर इज परपेंडिकुलर टू पी, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू पी प्लस एक्स कोस अल्फा बाय आर के फॉर्मूले में, ये पीछे से ही आया है, स्टार्टिंग में जाइए उस डायग्राम में देखिए कोस थीटा की वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। यहाँ से पुट करके हमारे पास एक्स कोस अल्फा की वैल्यू -4 आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जब पी की वैल्यू 7 होगी तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो आप निकालो। तब आप देखो आर की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई, तो हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू, एक्स साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, एक्स कोस अल्फा की वैल्यू है तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट अल्फा निकाल लेंगे। टेंजेंट अल्फा कैसे आएगा, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा आ जाएगा साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, एक्स एक्स कैंसिल, -3/4, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू आई है टेंजेंट इनवर्स -3/4, ठीक है। अब साइन अल्फा पॉजिटिव है एंड कोस अल्फा नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जिसमें देखो साइन अल्फा जो है 5 पुट अगर हम कर दें दोनों में, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। साइन अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और कोस अल्फा की वैल्यू माइनस आ रही है, -4/5, ठीक है। तो कोस कहाँ माइनस होता है, कोस यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, तो कॉमन क्या आया, कॉमन आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हैंस सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/4। हमें ये बस माइनस का साइन जो है वो बाहर लाना था, इसलिए हम देख रहे थे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। आगे 20th एग्जाम्पल है, इफ़ टू फोर्सेस P and Q act as at an angle that R is equal to P, then show that if P is double, the new resultant is at right angles to Q and its magnitude will be this। इन्होंने सबसे पहले हमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि दो फोर्सेज है P Q, हैंस रिजल्टेंट जो है वो P के इक्वल है, तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर देंगे और कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इन्होंने कह दिया अगर P की वैल्यू डबल हो जाती है तो जो नया रिजल्टेंट है वो Q से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी दिस, ये हमें शो करना है। थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा वाले फॉर्मूला में पुट कर दें, आर डैश ये क्या आ जाएगा Q + 2P कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, पुट कर देंगे Q - Q, 2P से 2P तो कैंसिल हो गया, Q - Q 0, हैंस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ हम पुट कर देंगे कि परपेंडिकुलर हो जाएगा Q क्या है, हैंस द रिजल्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल निकल जाएगा। P को क्या करना है, डबल करना है, P को डबल कर देंगे, कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। आगे है 21st क्वेश्चन, सिंपल है, ये भी आप कर लीजिएगा। टू फोर्सेज एक्ट एट एंगल 120 डिग्री, द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 80, रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री टू लेसर, फाइंड द लीडर, मतलब लेसर वाला निकालना है हमें, 90 डिग्री पे दिया हुआ है। इसमें हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि P कौन बनेगा और Q कौन बनेगा, मतलब जो थीटा है 90 डिग्री वो किससे है। देखो हमने जो एंगल लिए थे, हमने जो फॉर्मूलाज बनाए हैं वो किसके थ्रू बनाया, P इधर होता था, Q ऐसे होता था, R ऐसे होता था हमारे पास, ठीक है, ये R है, यहाँ से 90 डिग्री जाता था, ठीक है, ये थीटा होता था और ये अल्फा होता था, ये भी अल्फा हो जाता था। अब ये जो थीटा एंगल है, अगर ये हमें दे रखा है कि अगर मान लो P इज़ ग्रेटर देन Q, देन ये थीटा जो एंगल है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है Q पे, मतलब हमें Q और R का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम या तो इसे रिवर्स कर दें,
क्यू यहाँ ले आए या यहाँ ले आए, या फिर फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, पूरा फॉर्मूला निकालें, तो हम सिंपली इसको रिवर्स कर देंगे और थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे। तो अब उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे हमने फॉर्मूलाज में क्यू लिखा हुआ है वहाँ पे पी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात तो हम, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिंपल लेट कर सकते हैं पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो हम पी को ग्रेटर लिख लेते हैं या फिर क्यू को ग्रेटर लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टू फोर्सेज एक्ट एन एंगल 120 डिग्री, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री है। ग्रेटर एंगल क्या है 80 kg, सॉरी ग्रेटर जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है 80 kg। रिजल्टेंट हमें दे रखे हैं राइट एंगल पे है लेसर पे, अगर राइट एंगल पे लेसर पे है तो हम लेसर को पी मान लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेट करनी है, तो लेसर को हम पी मान लेते हैं, क्यू की जगह हम 80 पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 40 kg। ठीक है, अब 23rd क्वेश्चन में क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू दिस एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ पी, शो दैट आइदर पी इज इक्वल टू क्यू और पी इज इक्वल टू 2q। यहाँ पे क्या बोला हमें, पी क्यू की जो रिजल्टेंट है वो है √3q, जो एंगल 30 डिग्री पे है। एंगल 30 डिग्री, अब इन्होंने हमारे पास अल्फा नहीं बोला, ये थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब पुट कर देंगे सिंपल इक्वेशन में, r² इज इक्वल टू p² प्लस 2pq कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की फॉर्म में है ना, सिर्फ ये एक टर्म दो टर्म पी की फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक बना लें हम, क्वाड्रेटिक ये सारी की सारी इस साइड ले आए हम। ठीक है, ऑल्सो हमें दिया होगा 30 डिग्री है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू कोस अल्फा बाय r है, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू भी है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व कर करके क्यू कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो क्यू कोस अल्फा की वैल्यू, हम यहाँ से सिंपल कोस अल्फा की वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि चाहिए तो एट लास्ट हमें कोस अल्फा की वैल्यू, ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। बट क्यू कोस अल्फा मिल रहा है तो बढ़िया है ना, यहाँ से क्यू कोस अल्फा पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, इन सबको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास पी की फॉर्म में या क्यू की फॉर्म में, किसी में भी ले लो। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके p माइनस, या तो दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 या फिर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, हैंस द रिजल्ट हमारे पास आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, 24th क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट बी एट राइट एंगल्स टू वन ऑफ देम एंड इट्स मैग्नीट्यूड बी 1/3 ऑफ द अदर, सो दैट द रेशियो ऑफ लार्जर फोर्स टू स्मॉलर इज दिस। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लार्जर और नॉर्मली ले लेते हैं कुछ भी पी क्यू। ठीक है, एंगल हमें क्या दे दिया इन्होंने, राइट एंगल टू वन ऑफ दैम, कोई भी एंगल 90 डिग्री पे है, मतलब पी 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो पी क्यू फोर्स ले लेते हैं, 90 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आर ही है रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू तो है नहीं, वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आ गई। यहाँ से क्यू कोस अल्फा की वैल्यू निकाले -p, सिंपल इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें हमने पुट किया -p, ये -2p² आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, p² बाई q² इज इक्वल टू 8/9, यहाँ से p बाई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ लार्जर फोर्स टू स्मॉलर क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल्स टू वन ऑफ देम, देन फोर्स इज एक्टिंग एट राइट एंगल्स एंड दिस इज द रेशियो ऑफ लार्जर फोर्स टू स्मॉलर। यहाँ पे लार्जर फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे ये सिमिलर है, आप खुद कर लेना। आगे 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन में है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एट 90 डिग्री टू पी। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू डैश एक्टिंग एट सेम एंगल इज एट 90 डिग्री टू क्यू डैश। अब इस केस के लिए जब फॉर्मूलाज हम लगाएंगे उसमें क्यू की वैल्यू पी पुट करेंगे एंड पी की वैल्यू क्यू डैश पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हमें जीएम प्रूफ करना है, जीएम यही होता है ना। ठीक है, इस पर सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूलाज लगाएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से एक वैल्यू ये आ जाएगी कोस अल्फा की वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। देखो अब इसमें पी की जगह क्यू डैश पुट कर दिया और क्यू की जगह पी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। कोस अल्फा तो इक्वल ही है ना, बोला सेम एंगल पे है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास ये आ रहा है विच इज दिस, तो जीएम प्रूफ हो गया। 26 क्वेश्चन भी सेम है, हमें पी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश प्रूफ करना है, तो यहाँ से लेके चलेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। आगे 27 क्वेश्चन, टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट इफ डायरेक्शन ऑफ वन इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज टर्न टू एट एंगल 90 डिग्री, प्रूव दैट फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे दो फोर्स दे दिए, कह दिया कि एक की अगर डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री से टर्न हो जाती है। ठीक है, तो अब प्रूफ करो कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा।
मतलब P इज इक्वल टू क्यू होगा। तो सबसे पहले टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एक तो हमारे पास हो गया ये। सेकंड हम क्या लेके चलेंगे, P को चेंज कर दिया माइनस P में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से टर्न हो जाएगी, मतलब 90 प्लस थीटा। यहाँ पे ये पुट कर दिया और P की वैल्यू माइनस P पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट 1/टेंजेंट थीटा आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि टेंजेंट थीटा वाली टर्म वैनिश हो जाए, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। 1 इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये दोनों के ये आइडेंटिटी आपको पता है 1 होती है इसकी वैल्यू। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। नाउ पी इज इक्वल टू क्यू इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का हमें नहीं पता, माइनस भी हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल ही हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट में वीडियो में कर लेंगे, या फिर चलो अभी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आगे 28 क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई कीजिएगा, और 29 भी सिमिलर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 30th क्वेश्चन में क्या है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू मेक एन एंगल 2 अल्फा with one other and their resultant makes angle theta with the bisector of angle between them, show that P tangent theta is equal to Q tangent alpha। अब इस पर हमें डायग्राम की नीड पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक एंगल, एक फोर्स है हमारे पास P प्लस क्यू, नॉर्मल नहीं है P क्यू। ठीक है, P प्लस क्यू है, और एक है P माइनस क्यू। ठीक है, मेक एन एंगल 2 अल्फा विद वन अनदर, मतलब ये टोटल क्या है, एंगल 2 अल्फा है। ठीक है, देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद एंगल बाइसेक्टर बिटवीन देम। एक एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं हम, कोई होगा इनका। ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी सॉरी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था वो। अब इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्टर के साथ एंगल थीटा पे है। ये मान लेते हैं डायगोनल है, ये मान लेते हैं आर हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। तो ये जो एंगल है ये थीटा है। तो अब इसमें प्रूव करो P टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Q टेंजेंट अल्फा। सिंपल है, दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है, बस हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूलाज पुट करने के लिए, हमें P प्लस क्यू मतलब इस फोर्स के और R के बीच वाला एंगल चाहिए, विच विल बी इक्वल टू, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज थीटा, देन दिस विल बी अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, और ये वाला एज इट इज अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये इससे अल्फा प्लस थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, इतना बड़े बड़े नहीं बना के दिखाने हैं, छोटा सा बना के दिखा देते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा माइनस थीटा, थीटा डैश ले लो आप, ये अल्फा डैश की वैल्यू हमारे पास है 2 अल्फा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए कि P टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Q टेंजेंट अल्फा आ जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। एक ट्राइंगल में क्या होता था, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब इसमें अगर मैं साइन फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, एंगल A से स्टार्ट करते हैं, BC, इसके सामने वाली साइड BC बाय साइन A, BC बाय साइन A इज इक्वल टू AB, AB इसके सामने वाली साइड होगी, बाय साइन C इज इक्वल टू AC बाय साइन B। बेसिकली इनके जो साइन के एंगल हैं वो उनकी सामने वाली साइड के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से चलूँ तो यहाँ पे मेरे को ये एंगल भी चाहिए, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस थीटा है, तो ये भी अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो अगर मैं इसको ABC मान लूँ, पैरेललोग्राम को ABC पे, तो ABC में मेरे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC AC, अब BC की वैल्यू क्या है, P माइनस क्यू है ना, क्योंकि ये पैरेलल और इक्वल है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो AC बाय में इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू PC, इसके सामने वाला एंगल साइन अल्फा माइनस थीटा। अब यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस क्यू बाय साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू BC P माइनस क्यू बाय साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से P प्लस क्यू बाय P माइनस क्यू एक साइड ले लेंगे, साइन अल्फा प्लस थीटा बाय साइन अल्फा माइनस थीटा एक साइड, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे हम, ये टर्म एज इट इज दोनों साइड। अब ये वाली टर्म इस पे से माइनस,
और ये वाली टर्म इसमें प्लस, एज इट इज़ यहाँ चलेगा साइन अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे भी। अब ये वाली टर्म इसमें से माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, q बाई पी इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दो, साइन दिस माइनस दिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 2 अल्फा, थीटा से थीटा कैंसिल, 2 अल्फा बाई 2 अल्फा, दिस माइनस दिस कोस, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, थीटा प्लस हो जाएगा, 2 थीटा बाई थीटा विच इज थीटा, बाय में एज इट इज यहाँ पे भी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कोस थीटा विच विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, विच विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे, पी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू टेंजेंट अल्फा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें साइन फॉर्मूला पता होना चाहिए और एंगल निकालना पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन सा बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये ट्राई ज़रूर करना। आगे है 31st क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, two forces P and Q have a resultant R. If P is increased, the new resultant bisects the angle between R and P. Find the increase in P. ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास पी क्यू नॉर्मल फोर्स है और आर इनका रिजल्टेंट है। तो सबसे पहले ले लीजिए आर पी क्यू। अब इन्होंने बोल दिया पी इंक्रीज हो गया तो न्यू रिजल्टेंट ये हो जाएगा, न्यू रिजल्टेंट इन्होंने बोल दिया बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो अल्फा अल्फा मान लेते हैं या फिर थीटा थीटा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। फाइंड द इंक्रीज इन पी, इंक्रीज इन पी निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। तो ये तो जो पूरा क्वेश्चन देख के ही हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहले आप ये डिस्क्राइब कर दोगे कि आपने किसको क्या लिया है। तो देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये एक्स जो है ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। अब हमें गिवन क्या है कि ये एंगल अल्फा अल्फा है। अब ये एंगल अगर अल्फा अल्फा है तो ये वाला जो एंगल है ये इसकी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल होगा, ठीक है। पैरेलल लाइन्स हैं, बीच में एक लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट साइड्स अल्टरनेटिव एंगल बन गया अल्फा अल्फा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा इक्वल हैं, हैंस ये साइड्स भी इक्वल होंगी, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन रही है ये ओ सी सी डैश। तो आर इज इक्वल टू सी सी डैश, सी सी डैश किसकी इक्वल होगी, ए डैश विच इज एक्स, एक्स क्या था इंक्रीज था, हैंस इंक्रीज क्या हो जाएगा आर, मतलब रिजल्टेंट ही एक टाइप से इंक्रीज हुआ है पी डैश में, ठीक है। आगे 32 क्वेश्चन, इसमें बस अपोजिट है, इसमें इसका कॉन्वर्स दिया हुआ है कि ये मान लीजिए इंक्रीज जो है आर इंक्रीज कर दिया पी में, तो प्रूव करो कि जो न्यू रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, आर इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब ये आर है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये साइड्स इक्वल हैं। अभी हमें पता नहीं है कि ये अल्फा अल्फा है, ठीक है, इसको हम कुछ भी थीटा वगैरह लेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले साइड्स इक्वल ले लिया हमने, कौन सी साइड्स हैं, ओ सी एंड सी डैश विल बी इक्वल। नाउ एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो दिस एंगल मान लीजिए थीटा, दिस एंगल अल्फा ही मान लो, दिस एंगल इज अल्फा, देन दिस एंगल विल बी अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा का, तो दोनों एंगल अल्फा अल्फा आ गए। दिस मीन्स जो रिजल्टेंट है वो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है अल्फा अल्फा में। हैंस जो इन्होंने हमें दिया था कि ये टू अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि जो न्यू रिजल्टेंट है वो पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, हैंस ये भी अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, सिंपल था। आगे 33 क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट्स the angle between them, show that if p is greater than q, the angle between them is 3 cos inverse p by 2q and resultant is this. let 3 अल्फा बी द एंगल। अब इन्होंने क्या कह दिया है, पी और क्यू ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ट्राइसेक्ट कौन कर रहा है, उनको रिजल्टेंट कर रहा है, तो ट्राइसेक्ट कर दिया 1:2 में ले लीजिए। यहाँ पे अल्फा है, ये 2 अल्फा है, अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा, ठीक है। ये 2 अल्फा ये अल्फा, तो ये पाई माइनस 3 अल्फा होगा, क्योंकि तीनों का सम तो पाई आना चाहिए, मतलब 180 आना चाहिए। तो इस ट्राइंगल में इन्होंने साइन फार्मूला लगा लिया, साइन फार्मूला लगा के ये पूरी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। पी और क्यू की फॉर्म वाली जो वैल्यूज़ हैं उनसे हमारे पास कैंसिल हो गए, कोस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, कोस अल्फा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा की वैल्यू
ये आ जाएगी, हैंस प्रूव कर देंगे इस पर। अब देखो ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए कि एंगल बिटवीन दैम 3 अल्फ़ा था, तो हम 1/3 1/3 कर देंगे, हैंस ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू दिस। ठीक है, अगेन अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए इस टर्म और इस टर्म को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होता है, 3 साइन अल्फ़ा -4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन कॉमन ले लें, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू तो है, साइन स्क्वायर की नहीं है, तो इसको कोस स्क्वायर अल्फ़ा में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फ़ा की पीछे से वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी p/q 2q स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आर की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, आगे है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ईच इक्वल टू 2p एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 2p। सिंपल क्वेश्चन है, ये कर लेना आप खुद। आगे ये 35th इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, टू फोर्सेस P and Q acting at a particular particle are inclined to each other at an angle alpha. If P and Q are interchanged in position, the resultant will be turned through an angle beta. Hence prove that this is equal to this. ठीक है, तो सो दैट अल्फा विल बी इक्वल टू इन तीनों का सम। अल्फा क्या है हमारे पास, P और Q का जो एंगल था बिटवीन दम, अल्फा की वैल्यू 2 थीटा प्लस बीटा आ गई। ठीक है, ना अप्लाइंग साइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल ओ ए सी में हम साइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा, P, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, P बाय साइन दिस, ये साइन किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा की इक्वल हो जाएगा ये साइन। देखो ये एंगल क्या था, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्लीन क्लियर डायग्राम आ गया, इसमें सही समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास थीटा, ये बीटा, ये थीटा, ये थीटा थीटा कैसे निकाले, हमने कह दिया Q इसकी इक्वल है, Q ही है ये भी, ये P OE की इक्वल है। ठीक है, या फिर इसको G लिख दो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर थी, तो ये थीटा थीटा के इक्वल था। आ गया समझ। अब आगे चलते हैं, OAC में हमें साइन फॉर्मूला लगाना है, तो साइन फॉर्मूला के लिए क्या होगा, P बाय दिस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, थीटा प्लस बीटा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अल्टरनेट है ना, तो इससे थीटा प्लस बीटा आ जाएगा। तो P बाय थीटा प्लस बीटा साइन बीटा, P बाय साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू Q बाय साइन थीटा। ठीक है, सिंपल। यहाँ से P/Q कर देंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के ये आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके दिस यहाँ पे तो नॉर्मल से कैलकुलेशन से खुद कर लोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ रही है, हैंस प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस द रिजल्ट, हैंस द एक्सरसाइज। यहाँ पे अलग आर्टिकल है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।